हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल शर्मा पे स्टडी में। सो फ्रेंड, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा नया साल सभी को मुबारक है। और आज से 1 जनवरी से नया साल यानी 2024 स्टार्ट हो गया है। तो हम जानते हैं जो भी पुराने साल में कुछ भी हुआ होगा, हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, हम सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे कि जो भी गलती भूल चूल हुई होगी हमें माफ़ करने की चेष्टा करें। आज से हम बड़ों की रेस्पेक्ट करेंगे और हमें छोटे बड़ों की इज्जत करेंगे और हम लोगों की सम्मान करेंगे ताकि हम एक अच्छे शिष्टाचार बन सकें। तो सबसे पहले मैं यही सभी से कहना चाहूँगा कि आप लोग पढ़ाई अगर कर रहे हैं तो सही से, मेहनत से, लगन से कीजिए ताकि आने वाले पीढ़ी आपको याद करेगा और अपने आप में भी आपको गर्व होगा कि हम एक इस मोहल्ले में जो रह रहे हैं यानी लोगों से थोड़ा अंतर दिख रहे हैं। तो ऐसे काम कीजिए ताकि दूसरे व्यक्ति आपको इज्जत दे। तो सबसे पहले, और हम जानते हैं कि क्लास 10 और 12 का एग्ज़ाम 6 फरवरी से होने वाला है। तो हम लेके आया हूँ क्वेश्चन बैंक 2023 का जो न्यू क्वेश्चन बैंक आया है, उससे हम साइंस का यानी चैप्टर बुक साइंस हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप लोग कहीं भी पढ़ते होंगे तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए और स्कूल में, जिला में, स्टेट में टॉपर करने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले मैं ही आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहनत कीजिए और अपने कॉलेज या स्कूल में प्रथम नंबर प्राप्त करने की कोशिश कीजिएगा और स्टेट टॉपर कीजिए। हमें यही है कि 95% लाइए, 99 लाइए, हमें यही खुशी होगी। तो हम क्लास 10 का सब्जेक्ट साइंस का क्वेश्चन बैंक इम्पॉर्टेंट जो रहेगा उसको हम देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले देखेंगे 2023 का है चैप्टर जो है। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर हमें रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण देखेंगे। इसमें से हमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन छाटेंगे जो एग्ज़ाम से रिलेटेड रहेगा। तो फर्स्ट चैप्टर देखिए। फर्स्ट चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण 1 से 5 तक। तो हम फर्स्ट चैप्टर का पहले सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से इम्पॉर्टेंट क्या क्या हो सकता है जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो चलिए सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आप लोग जानते होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण आप लोग पढ़े होंगे क्लास में या कोचिंग में। तो ये अगर हम बात करेंगे साइंस का कौन सा पार्ट है? केमिस्ट्री है। क्या है? केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ना पड़ता है जिससे हमें एग्जाम में अक्सर पूछ दिया जाता है। इसमें से समीकरण को संतुलित करने कहेगा या तो संतुलित रहेगा जिसमें से आपको अभिकारक दिया रहेगा, उत्पाद बनाना होगा। इसी से रिलेटेड हम लोग देखने वाले। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, ध्यान देना। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव में इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है उसके लिए हम VVI कर देंगे कि ये इम्पोर्टेंट हो सकता है हम लोग, लेकिन कंटिन्यू देखेंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य का मतलब होता है गलत। अब क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा। सबसे पहले मैं आप लोग को किस तरह से एग्जाम आएगा उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, किस तरह से आप लोग को आंसर लिखना है। आप लोग जानते हैं कि 2022 जो एग्ज़ाम हुआ था, 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें से पैटर्न इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है। और अगर आप लोग जानकारी रखे होंगे तो आप जानते हैं कि 80 टोटल 80 मार्क्स का होता है एग्ज़ाम। अगला साल क्या हुआ था? 40 ऑब्जेक्टिव आया था और 40 सब्जेक्टिव, लेकिन इस बार चेंज हो गया है। आप लोग जानते होंगे अच्छे से कि 30 ऑब्जेक्टिव हो गया है और हमारा 50 क्या हो गया? सब्जेक्टिव हो गया है। ध्यान दीजिएगा। और आप लोगों को OMR सीट नहीं दिया जाएगा, जिसमें से OMR सीट दिया जाता था जिसमें से अलग टाइम इसके लिए और अलग टाइम इसके लिए लिखना पड़ता है। लेकिन एक ही बार आप लोग को पेपर मिलेगा जो 9:45 यानी 9:45 में मिल जाएगा और 1 बजे पेपर लिया जाएगा।
और एक ही में रहेगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 30 को रहेगा, और जो भी सब्जेक्टिव भी रहेगा उसमें से, यानी टोटल रहेगा जो भी 80 नंबर का सब्जेक्टिव भी रहेगा ऑब्जेक्टिव। और आप लोग को आंसर शीट में कैसा लिखना है बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान के चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ लिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ें, अब यहाँ क्वेश्चन हमें अच्छे से पढ़ना है, समझना है क्या क्वेश्चन बोला गया है, गलत नहीं रखना, ध्यान रखना, क्वेश्चन पर फोकस करना। क्या कहा गया कि कथन असित, असित का मतलब गलत होना चाहिए। तो हम बात करें असित, देखिए PBO हम जानते हैं 2PBO, यानी PB अगर बात करेंगे तो किसका संकेत है। अगर आप पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़े हैं तो अच्छा से पढ़ लीजिएगा। पीरियोडिक टेबल में इसको हम PB को लेड बोलते हैं, और लेड मतलब होता है शीशा। क्या होता है? शीशा। तो यहाँ बोला गया है कि PBO यानी लेड ऑक्साइड इसका नाम है, और कार्बन, जब ये दोनों, अगर ये देखिए समीकरण नहीं पढ़े तो एक हम वीडियो बनाए, हम लिंक डाल देंगे, उसे अच्छे से देख लीजिए। तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शर्मा पी स्टडी, उसमें से मिल जाएगा समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन। तो यहाँ दिया गया है, हम अगर एरो के साइड की बात करेंगे तो हमारा तो अभिकारक, और जो एरो के बाद जो बनता है वो हमारा हो जाता है उत्पाद, जो नया पदार्थ बन जाता है। तो एरो के साइड है, देखिए लेड ऑक्साइड और कार्बन है, तो यहाँ से PB क्या हुआ है, यानी PB मतलब लेड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है कि ऑप्शन ये, शीशा अपचयित हो रहा है। देखिए शीशा क्या अपचयित हो रहा है, सो बताइए। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। अगला, कार्बन उपचयित हो रहा है, या लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, क्या बताइए। तो हमें गलत है वही छांटना है। अगर बात करेंगे तो ऑप्शन गलत क्या है, देखिए लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। देखिए लेड ऑक्साइड जो है अपचयित हो रहा है। अपचयित का मतलब ध्यान देना, जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो, ऑक्सीजन का ह्रास हो। देखिए ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, मतलब यहाँ ऑक्सीजन नहीं है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन आ गया, तो ये हमारा करेक्ट है, मतलब सत्य है। और कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, मतलब कार्बन बात करेंगे तो देखो उपचयित मतलब कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिल गया, मतलब उपचयित मतलब जहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे उपचयित क्या बोलते हैं, हम उपचयित बोलते हैं, यानी उपचयन बोलते हैं। अपचयन, उपचयन की अभिक्रिया आप लोग पढ़े होंगे। और बात करें ऑप्शन बी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो देखिए अपचयित अभी बताएं कि अपचयित होना मतलब क्या होता है कि लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, मतलब लेड ऑक्साइड देखिए अपचयित मतलब ऑक्सीजन के ह्रास होना, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ह्रास नहीं हो रहा है। तो ये बताइए, तो हमारा ये भी गलत है, ऑप्शन ए और बी हमारा गलत है। तो ऑप्शन दिया गया है ए और बी दोनों गलत है, तो हमारा असित छांटना था, तो हमारा करेक्ट आंसर। अब आंसर में कैसे लिखना है इसके बारे में बात करेंगे। तो आप लोग कैसा लिखना है ध्यान दीजिएगा। जैसे ऑप्शन 1 हम आंसर शीट में लिखेंगे, जैसे ओनली आंसर रहेगा, तो 1 नंबर दे करके, 1 नंबर लिख करके, ध्यान दीजिएगा किस तरह से लिखना है, 1 नंबर लिख करके हम एरो मारेंगे। और ऑप्शन देखिए हमारा ए और बी दोनों सही, क्या लिखेंगे, ये लिख करके, ये में जो दिया गया है नाम वो पूरा लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। फिर बी लिखेंगे और जो दिया गया है पूरा वो लिखेंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर ही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ये दिया गया तो ये और बी दोनों होगा। समझ में आया? इस तरह लिखना। अगर इसमें नहीं समझ में आएगा तो अगला क्वेश्चन को हम अच्छे से ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। अगला क्वेश्चन सेकंड क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए बोला है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, यानी जो ऊपर दिया गया है इस अभिक्रिया में हमें बताना है ये किस प्रकार का है। हम लोग पढ़े हैं कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ देखिए बोला गया है कि जो फेरट ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और फेरट अलग हो जाता है, फेरट अलग हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ बात करते हैं सबसे पहले, तो हमारा ये संयोजन अभिक्रिया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है कि वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, या यहाँ ऑप्शन तो के, हाँ ऑप्शन तो 4 थे, विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन यहाँ तक दिया गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर संयोजन अभिक्रिया की बात करेंगे तो हम जानते हैं कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वैसे अभिक्रिया जो 2 या 2 अभिकारक मिल करके एक नया पदार्थ बना देता है, यानी एकल पदार्थ बन जाता है, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, अगर हम हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन
ये हमारा है ये अभिकारक एरो बना देता है, तो हमारा H2 यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलता है तो H2O बना देता है, यानी एक नया पदार्थ का निर्माण हो गया। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग गैस है और दोनों गैस को आपस में मिला देते हैं तो जल का निर्माण करता है। किसका? जल का। तो हमारा ये उत्पाद हो जाता है। क्या हो जाता है? उत्पाद बन जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ संयोजन हुआ, मतलब दो अलग पदार्थ था, अलग अलग तत्व है जो मिल करके एक ही में मिल गया और नया पदार्थ का निर्माण किया, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। अब बात करेंगे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या कहती है? ध्यान दीजिएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया वैसे है जो अभिक्रिया जो तत्व आदान प्रदान करता है। मतलब अगर बात करेंगे, जैसे अगर ले लेते हैं जैसे Zn प्लस जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, या तो हम ले लेते हैं Zn प्लस CO2 जिंक कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह लिख लेते हैं। अब बात करेंगे जैसे जिंक के साथ अब ऑक्सीजन मिल जाएगा, जैसे बात करेंगे जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे ऑक्साइड यहाँ भी ऑक्साइड यहाँ, तो ये इसके साथ मिलेगा, ये इसके साथ मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, यानी दो जो तत्व है ये तत्व इसके साथ मिल जाएगा और दूसरा तत्व इसके साथ मिल जाएगा, मतलब अलग अलग स्थान में वो बैठ जाएगा, तो हम उसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, द्विविस्थापन मतलब वो आदान प्रदान करता है अपनी जगह को, एक वो बैठ जाता है तो दूसरा वो उड़ जाता है और उसके जगह पर बैठ जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे बात करेंगे उदाहरण के तौर पर, जैसे मान लीजिए रोहन यहाँ है बैठा हुआ है, एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ, प्लस मोहन है यहाँ, एरो बताइए, यहाँ बैठा हुआ है सोहन और प्लस संजय मान के चलिए। अब ये रोहन है जो इसके जगह पर बैठ जाएगा, सोहन जो मोहन है इसके जगह पर बैठ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, और फिर इसके साथ जो बैठा हुआ व्यक्ति, मान के चलो यहाँ सोहन मोहन बैठा हुआ है और यहाँ दिनेश संजय बैठा हुआ है, तो ये इसके जगह पर बैठ जाएगा और ये इसके जगह, मतलब ये होता है कि जगह पर ये चेंजिंग हो रहा है, आदान प्रदान कर रहा है, उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया की बात करेंगे तो वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, वियोजन मतलब होता है वियोजित होना। क्या होता है? वियोजित होना, मतलब अलग अलग भाग में टूट जाना। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं H2O जल, तो ये अलग अलग उत्पाद में टूट जाएगा, H अलग हो जाएगा और O2 अलग हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, मतलब टूट जाना, अलग अलग बिखर जाना। ध्यान दीजिएगा, तो हमें ऑप्शन देख लिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? विस्थापन जैसे मान के चलिए यही ऑप्शन में दिया गया, ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ फेरस ऑक्साइड था, एल्यूमिनियम अलग था। ध्यान दीजिएगा, फेरस ऑक्साइड था, एल्यूमिनियम अलग था, लेकिन एल्यूमिनियम देखिए ऑक्सीजन के साथ मिल गया और ये जो लोहा था यानी Fe ये अलग आ गया, तो ये इसके जगह पर था ऑक्सीजन के साथ, लेकिन ये ऑक्सीजन से हट गया और अलग आ गया, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन, यानी विस्थापित किया। ये था पहले, ये अलग था तो ये आ गया इसके साथ और ये अलग हो गया, तो उसे हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, हमें एक आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ एक देहाती भाषा में। ध्यान दीजिएगा, अगर हम अच्छे से बात करेंगे तो इसे हम डिटेल से हम बना करके समझा देंगे। अब तो बताया हुआ है, एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जा करके वीडियो में देख लीजिएगा, जहाँ रिएक्शन यानी अभिक्रियाओं से रिलेटेड होगा थंबनेल, वहाँ देखिएगा, तो पूरा डिटेल में बताया गया है। अगला क्वेश्चन में बात करेंगे और अब इम्पोर्टेंट बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो इम्पोर्टेंट क्या है? ये हमारा 100% फिक्स है, VVI है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये इसे अच्छा से रट लीजिएगा। आप लोग क्या करना है, ये सारे परिभाषा और उदाहरण के साथ आप लोग बना लेना, तो बनाएंगे कहीं टीचर पढ़ाए होंगे तो उसे अच्छे से रिवाइज कर लेना इस सारे अभिक्रिया, क्योंकि ये सारे अभिक्रिया इम्पॉर्टेंट है, इनमें से आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 3rd नंबर का, और हम यहाँ बताने को कर रहे थे कि इस तरह से एग्जाम में लिखना है। जैसे हम बात किए थे, फर्स्ट में आप लोग नहीं समझ में आएगा तो सेकंड में जरूर समझिएगा। जैसे मान के लिए हमारा सेकंड में हमारा D नंबर आंसर सही है। क्या है? जैसा यहाँ लिखा हुआ वैसे आप लोग को लिखना है। जैसे आंसर में क्या लिखना है, जैसे मान के चलिए आंसर में ये हमें लिखना है कि हमारा करेक्ट आंसर दूसरा का 2 नंबर लिख लेंगे और हमारा 2 नंबर लिख करके, और हाँ ऑप्शन हमारा D है तो D लिख करके, ऑप्शन D लिख करके सहित नाम भी लिख देना। D का क्या है? विस्थापन अभिक्रिया, तो यहाँ लिख देना विस्थापन अभिक्रिया, ना कि D अगर लिख करके छोड़ दोगे तो एग्जामिनर जो रहेगा वो गलत कर सकता है, नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए पूरा लिखना। ध्यान दीजिएगा, पूरा लिखना,
बार बार बोल रहा हूँ, पूरा लिखना। अगर डी लिखोगे इस तरह से, बहुत ऐसे स्टूडेंट होता है टी कैसे मार देता है, लेकिन आप लोग को आंसर शीट मिलेगा तो उसमें लिखना पड़ेगा डी, सिर्फ नंबर देकर डी सिर्फ सी और इस तरह नहीं लिखना, पूरा लिख देना, तो आप लोग को नंबर दिया जाएगा सही से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्या है देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन ये है, थर्ड क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन आप लोग पढ़े होंगे, तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इसी में से एक उदाहरण के साथ आप समझ जाओगे। इसे फर्स्ट ऑप्शन दिया कि जल के क्वथन पर जलवाष्प का बनना। देखिए अगर जल को गर्म करते हैं तो जल वाष्प यानी वाष्प में परिवर्तित हो जाती है, इसमें परिवर्तित हो जाती वाष्प में, तो ये भौतिक परिवर्तन की रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ हम आंसर पहले देख लेंगे, इसके बाद हम आप लोग डिटेल में बताएंगे। अगला है ऑप्शन द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन होना। जो पेट्रोल है, ध्यान दीजिएगा, जो पेट्रोल है, अगर पेट्रोल को हम अगर जमीन में जैसे छोड़ देते हैं तो गिरा देते हैं तो क्या हो जाता है, तुरंत क्या हो जाता है, उड़ जाता है। जैसे 5-6 सेकंड के बाद देखना वहाँ पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पेट्रोल गिरा था, तो किस में हो जाता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है, गैस में बदल जाता है, जिससे वहाँ पता ही नहीं चलता, उड़ जाता है। ऑप्शन सी है जल में लवण का विलय होना। जल में लवण का विलय होना यानी जल में कोई लवण है जो घुल जाता है, ध्यान दीजिएगा, घुल जाना। अगला है बर्फ के गलन पर जल का बनना, यानी बर्फ का गलन जल का बनना, यानी बर्फ जो है, बर्फ को अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा देते हैं तो जल में परिवर्तित हो जाता है, यही जल टेम्परेचर कम कर देते हैं तो बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। तो हमें ऑप्शन में छांटना है कि भौतिक परिवर्तन क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। अगर बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया, जो नया पदार्थ का निर्माण करता है, नया पदार्थ का निर्माण करता है, जैसे हम बात करेंगे ये बर्फ है, जल बन गया, तो हमारा क्या है, ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये कौन सा परिवर्तन है, सॉरी मिस्टेक, बर्फ का गलन पर जल का बनना, ये हमारा क्या है, भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन हमारा है, क्या है, भौतिक परिवर्तन है। अगला जल में लवण का विलय होना, जल में लवण का विलय होना, ये भी हमारा क्या है, भौतिक परिवर्तन। लेकिन कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं, ये हमें छांटना है। अगला जल के क्वथनांक पर जलवाष्प का बनना, ये भी हमारा भौतिक परिवर्तन। लेकिन द्रवित पेट्रोलियम गैसों का दहन, द्रवित पेट्रोलियम का गैसों का दहन, जैसे द्रवित पेट्रोलियम क्या गैस का दहन हो रहा है, तो हमारा क्या है, भौतिक परिवर्तन नहीं है, एक रासायनिक परिवर्तन। क्या है, रासायनिक परिवर्तन। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए इसके बाद 4 नंबर क्या है, 4 नंबर बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रिया होता है। नहीं, रासायनिक अभिक्रिया, अब देखिए भौतिक परिवर्तन हम छाड़ लिए, अब रासायनिक अभिक्रिया छाटेंगे। एक गैस सिलेंडर में निम्न दाब पर ऑक्सीजन का भंडारण वायु का द्रवीकरण हो जाना। नहीं, ऑप्शन दिया है द्रवीकरण, वायु का द्रवीकरण होना, वायु जो है द्रव में बन जाना, उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर के तार को गर्म करना, खुले में पेट्रोल रखना, उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर के तार गर्म करना। तो हम यहाँ बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया कहाँ होता है, जिससे बात करेंगे से उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर के तार को गर्म करना। तो देखिए यहाँ वायु की उपस्थिति में है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कॉपर के तार को गर्म करना, एक कॉपर तार है उसे हम गर्म कर रहे हैं। और भौतिक परिवर्तन हुआ होता है जिसमें आकार चेंज किया जाता है, उसका रूप चेंज किया जाता है, उसे हम भौतिक में बोलते हैं। रासायनिक जैसे बात करें, रासायनिक तो कॉपर के तार को गर्म कर रहे हैं, सिर्फ उसमें रासायनिक की प्रक्रिया, अगर गर्म करते हैं टेम्परेचर से गर्म किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, तो पिघल जाता है। तो रसायन में परिवर्तन क्या हो रहा है, किसमें, रसायन में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा जो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आने वाला है, ये ध्यान दीजिएगा। जल का विद्युत अपघटन का एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात क्या होगा, मोलर अनुपात बोला गया है, तो मोलर द्रव्यमान क्या होगा। तो जल देखिए कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। तो जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है,
और जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर द्रव्यमान निकालना। अगर बात करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सबसे पहले आप लोगों को इसमें से क्या जानना होगा कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है। इसका परमाणु द्रव्यमान भी आप लोग को याद रखना होगा, मोलर द्रव्यमान जिसे कहा जाता है, मोलर द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। अगर हम बात करेंगे इनमें से, ध्यान दीजिएगा, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है, 1। कितना होता है, 1, और इससे 2 गुना कर देंगे, ध्यान दीजिएगा। प्लस ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है, ऑक्सीजन की 8। कितना होता है, अगर हम बात करेंगे इनमें से, ध्यान दीजिएगा, एक परमाणु, देखिए परमाणु संख्या 1 होता है, परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है इसका, हाइड्रोजन का। और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो परमाणु संख्या कितना होता है, 16 नहीं 8 होता है परमाणु संख्या। कितना होता है, 8 होता है। तो इनमें से हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन, तो देखिए हम यहाँ एक तरह से इसे भी निकाल सकते हैं, ये अलग तरीका से निकालने का सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे हम बात करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जल का सूत्र क्या होता है, H2। आप लोग को याद रखना है, जल 2 तत्वों से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के ठोए देखिए 2, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो इसका अनुपात बोला गया है, तो देखिए हाइड्रोजन 2:1, 2:1, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। तो सिंपल कैटेगरी से हम निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिए, सिंपल ये है ट्रिक। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2:1। सिंपल, अरे इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर का। ये तो पूरा से पूरा हल्का क्वेश्चन है, पूरा हल्का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन बोला है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। अगर सूत्र कैसे बनाते हैं आप नहीं जानते हैं तो शायद हम एक वीडियो बनाए, देख लीजिएगा। आप तो नहीं बनाएंगे तो कमेंट कीजिएगा, इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। सूत्र बनाने का कैसे सीखेंगे, सूत्र अपने से बना लोगे, कुछ ट्रिक नहीं, सिर्फ आप लोग को पीरियोडिक टेबल याद रखना होगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र कैसे लिखें। देखिए मैग्नीशियम 2 तत्व है, कौन सा तत्व है, 2 तत्व। तो एक साइड लिखेंगे मैग्नीशियम और एक साइड लिखेंगे ऑक्सीजन। तो देखिए किस तरह से लिखना है, ध्यान दीजिए। मैग्नीशियम की बात करेंगे, ध्यान दीजिए, मैग्नीशियम की बात करेंगे तो अगर हम एक KLMN के कक्ष में इसको परमाणु इलेक्ट्रॉन तोड़ेंगे तो सबसे पहले आप लोग को याद रखना होगा कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 12। कितनी होती है, 12। तो K कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 2। कितने, 2। इसके बाद KL, हाँ L कक्ष में 8। इसके बाद KLM कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन। कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 है। मैग्नीशियम 12 होता है, ठीक है। तो हम 2 लिख दिए, क्या लिखें, 2। ध्यान दीजिएगा सिंपल है, कुछ हार्ड चीज नहीं है। तो बाहरी कक्ष में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम बोलते हैं संयोजकता। क्या बोलते हैं, संयोजकता। इसके लिए अलग वीडियो भी बना देंगे। वो देखिए साइंस पढ़ना है तो गहराई से नहीं पढ़िएगा तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, एग्जाम में फिर दिक्कत हो जाएगा। अगला तो देखिए ऑक्सीजन की बात करें, परमाणु संख्या कितना होती है, 8। इसकी अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो हो जाएगा ऑक्सीजन, हाँ ठीक है। तो ठीक है, अब इसको हम परमाणु KLMN कक्ष में तोड़ेंगे तो 2, इसके बाद 6। कितना, 6। तो बाहरी कक्ष में है कितना, 6 है। और याद रखना अगर किसी तत्व में 5 यानी 4 से ज़्यादा आ जाता है तो उसमें से माइनस करते हैं, किससे, 8 में से। जो बाहरी कक्ष वाला इलेक्ट्रॉन है इसको माइनस कर देंगे 8 में से। तो 8 में 6 इलेक्ट्रॉन चला गया तो कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 2। तो हम बात करेंगे कि यानी ऑक्सीजन की संयोजकता कितना हो जाएगी, 2। कितना हो जाएगी, 2। अब इसमें क्रॉस में गुना कर देंगे, क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, Mg2। क्या हो जाएगा, Mg2, और हो जाएगा O2। क्या हो जाएगा, O2। अब देखिए 2 दोनों में, 2 कॉमन यानी 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, MgO। क्या बचेगा, MgO। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए MgO ऑप्शन है, MgO ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब सूत्र, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं पूछ सकता लेकिन अगला पूछ सकता है। जिंक ऑक्साइड का सूत्र पूछ सकता है, एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र पूछ सकता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र पूछ सकता है। अगर एक बार बता देंगे, अगर इस तरह कैटेगरी से निकाल लोगे तो कोई भी सूत्र आ जाएगा, अपने से बना लोगे, कोई याद करने का जरूरत नहीं है। तो आई होप आज हम लोग इतने रखते हैं 6 क्वेश्चन, जिसमें से हम बताएं कि ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद हम लोग इसके बाद सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों देखेंगे। और अब क्योंकि एग्ज़ाम आप लोग का नज़दीक है, 12 फरवरी से आप लोग का एग्ज़ाम होगा, मेहनत कीजिए और क्लास में टॉपर बनिए, ताकि आप भी खुश, क्लास में जितने सारे स्टूडेंट भी खुश और टीचर भी खुश रहेगा। यानी आप लोगों को ऐसा काम करना है कि दूसरों को खुश, अपना खुश तो होना है, दूसरों को भी खुश रखना है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। और नए साल में फिर से बोल रहा हूँ, नए साल में अच्छे काम कीजिए और बड़ों की सम्मान कीजिए, हमें छोटों को प्यार से बुलाइए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।